जो ओल्ड बैच है उसको आज थोड़ा सा बोर होना पड़ेगा। बोर नहीं होना पड़ेगा, प्रवचन तो दे नहीं रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक चैप्टर था जो इन लोगों का शुरू किया था मैंने। आपका तो हो गया था, इस बैच में भी कुछ लोग बैठे हैं जिनका एक लेक्चर बचा है, तो वो एक लेक्चर पूरा कर दूं तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए, तो मैं आप तो बाकी लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। चलिए, हाँ, जो जो करना चाहे वो करें, बात छोड़ के। चलो, मैंने नए बच्चे कहा है, हाथ ऊंचे करो, हाथ ऊंचे करो। हाँ, और इधर सब आ गए। चलो, तो लॉ क्या होता है ये देखा था, सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है ये देखा था, प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है ये देखा था, टाइप्स ऑफ लॉ क्या होता है ये देखा था। बोलो भैया। हाँ, बहुत सारी पढ़ी। कौन है ये? मॉड्यूल कम पढ़ रहे हैं जो भी किताब भी लगाएगा। चलिए, उसके बाद एक था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद एक था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक देखा था। ओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखा था ना, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स देखा था, नहीं देखा था। चलो देख लेते। अच्छा, ये भी नहीं किया था, किया था। आइए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है कि यूनियन गवर्नमेंट में है? यूनियन गवर्नमेंट में। पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कौन हेड करता है? इट इज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। फिर हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है इसमें? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कौन कौन से एक्ट हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के डोमेन में आते हैं? तो पहला है कंपनीज एक्ट, दूसरा है एलएलपी एक्ट जो अपन अब चालू करेंगे, और है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसे तो अपने को कल से चालू करना है और इसके खत्म हो जाने के बाद इसे चालू करेंगे। ये अपने कोर्स में फाइनल में है तो टेंशन नहीं लेना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स तीन चीजें देखती हैं। कौन कौन सी तीन? कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ऑफिसर्स अंडर मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग कहां से सिलेक्ट होते हैं? यूपीएससी से। और उसमें भी कहां से? इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज। गॉट इट? इट यूजुअली रेगुलेट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का मैक्सिमम बिजनेस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर किसको बिलोंग करता है? कंपनी को। तो इसलिए कंपनी है, एलएलपी है,
तो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यहां पर काम करता है। आपको एक बात और बता दूं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस जो भी आने हैं, जो भी आने हैं वो डायरेक्ट ही। राइट शॉर्ट नोट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉरपोरेट अफेयर्स, ऐसे ही क्वेश्चन आने। अब आएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डेफिनेटली कौन हेड करेगा? ओके। और इसका स्कोप क्या रहेगा? टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की आंतरिक सुरक्षा करना, फिर डोमेस्टिक पॉलिसी बताना, आधार कार्ड डोमेस्टिक पॉलिसी, हेलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड डोमेस्टिक पॉलिसी है, बॉर्डर मैनेजमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये सारे काम किसके हैं? होम मिनिस्ट्री के। होम मिनिस्ट्री वाला ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि बहुत ही लूजली ड्राफ्टेड मॉड्यूल में दिया हुआ है। मॉड्यूल में जो बहुत कस के ड्राफ्ट दिए हुए हैं वो कौन से हैं? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये क्या कहता है? ये एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है। क्या होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री? अरे भाई, व्हाट इज कैबिनेट मिनिस्ट्री? बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। कौन बताएगा इस पे? कौन प्रकाश डालेगा? जल्दी बताओ। क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री को कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलूं? कैबिनेट मिनिस्ट्री का मतलब इट इज नॉट विद इन वन मिनिस्टर, विद इन द अफेयर्स ऑफ वन मिनिस्टर। जब आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के लिए चुनते हो तो उन्हें कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, एक होती है संसद, इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उसके अंदर आप बनाते हैं ग्रुप्स, और जब मिनिस्टर्स के ग्रुप्स मिलकर एक मिनिस्ट्री को चलाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले हुई आपके सबसे ऊपर हुआ कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब लोकसभा और राज्यसभा। उसके अंदर एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एक होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, एक होती है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, और एक होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स।
कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स मिलकर, मतलब एक से ज़्यादा मिनिस्टर मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। नॉर्मली मिनिस्ट्री क्या होती है कि एक आदमी मिनिस्टर बना दिया, वो व्यापार के मंत्रालयों के एक मिनिस्टर है। लेकिन जब लॉ एंड जस्टिस की बात आती है तो वहाँ एक मिनिस्टर से काम नहीं चलता, देयर इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ओवर देयर, इसलिए इसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। इसके 3 डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से 3 डिपार्टमेंट हैं? पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, दूसरा डिपार्टमेंट है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कितने डिपार्टमेंट हुए? 3। पहला लीगल अफेयर्स, दूसरा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। लीगल डिपार्टमेंट क्या करता है? लीगल डिपार्टमेंट डील्स विथ मैनेजिंग द लीगल अफेयर्स। गवर्नमेंट के लफड़े झगड़े, गवर्नमेंट पर लगे हुए दावे, गवर्नमेंट किसी पर दावा लगा सकती है क्या, वो सारे काम करने का काम किसका होता है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का। फिर कोई नया कानून बनाना है, किसी बारे में नया कानून लेकर के आना है, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। फिर आता है तीसरा डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कि सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस कहाँ कहाँ होना चाहिए, हाई कोर्ट की बेंचेस कहाँ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो कॉलेजियम सिस्टम से होती है और बाकी सब, तो वो सारी चीज़ें एडमिनिस्टर करने का काम जो होता है वो किसका होता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का होता है। कहने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कितने डिपार्टमेंट हुए? 3। पहला डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, दूसरा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। Department of Legal Affairs advises various ministries of central government, while Legislative Department draft the principal legislation for central government. Legislative Department का काम क्या होता है? ड्राफ्ट करना। और लीगल अफेयर्स का काम क्या होता है? इनके कानूनी झगड़े सुलटाना। और जस्टिस का काम क्या होता है? भारत की न्याय व्यवस्था को संभाले रखना। दिस इज नोन एज व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आने के चांसेस कम हैं, लेकिन इन 2 के बिना तो पेपर बनते हमने देखा ही नहीं। मैक्सिमम पेपर में ये 2 पाए जाते हैं, एक सेबी और एक आरबीआई। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी में सेबी भी है और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी में आरबीआई भी है। हम पढ़ रहे हैं लॉ की इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सिक्योरिटी। अब आती है सेबी। सेबी का काम क्या है? पहली बात, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों बनाया गया? भारत में सिक्योरिटी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेटरी बॉडीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज करने की जगह को रेगुलेट करना। आप बताइए सिक्योरिटी का एक्सचेंज कहां होता है? तो सबको मालूम है, सिक्योरिटी इज बीइंग एक्सचेंज्ड एट स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर बाजार। सिक्योरिटी कौन लेके आती है? लिस्टेड कंपनीज। अब आप देखो कितने लोग हैं। सबसे पहले वो कंपनी जो शेयर लेके आ रही, दूसरे अंडरराइटर जो उसके शेयर को अंडरराइट कर रहे हैं, तीसरे ब्रोकर जो उसके शेयर को बेच रहे हैं, चौथे डिपॉजिटरीज जिनके अकाउंट में वो शेयर रखे हुए हैं, पांचवा स्टॉक एक्सचेंज जिनमें वो शेयर ट्रेड हो रहे हैं, छठे स्टॉक एक्सचेंजेस के ब्रोकर जो शेयर ट्रेड करने में सहायता कर रहे हैं, सातवें बैंक जो उनके पेमेंट क्लियर कर रहे हैं। भाई साहब, किसी भी शेयर के पेमेंट में, शेयर के लेन देन में, इन सबको कंट्रोल करने का काम अगर किसी का है तो दैट इज हुम?
सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है किसको? स्टॉक मार्केट्स को। जो रेगुलेट करती है किसको? कमोडिटी मार्केट को। जो रेगुलेट करती है किसको? इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरी मतलब अंडर राइटर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, डिपॉजिटरीज, बैंकर, जितने लोग शेयर मार्केट के साथ किए गए ट्रांजैक्शन में काम आते हैं, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं? इंटरमीडियरीज। कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में मैं और आप अगर शेयर खरीदने जाते हैं तो जितने भी लोग बीच में आते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? इंटरमीडियरीज। और वो सारे इंटरमीडियरीज भी, all such intermediaries are part of what? सेबी रेगुलेशन। सब सेबी के रेगुलेशन के काम। आप सोचो ना, आप कल से एक काम करो, एक यूट्यूब चैनल खोल लो और उस पर लोगों को शेयर्स के टिप्स देना चालू कर दो, और आपने उल्टी सीधी टिप दे दी, किसी के पैसे डूब गए, उसने सेबी में शिकायत कर दी कि ये आदमी यूट्यूबर बना हुआ है और ये हमको टिप्स देता रहता है कि ये शेयर खरीद लो, शेयर बेच दो, तो सेबी उसके पास जाएगी कि प्रभु इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोले आई एम फिनटेक इन्फ्लुएंसर। अरे वाह, क्या करते हो? लोगों को बता दो ये शेयर खरीदो, वो शेयर बेचो, ये करो। कैसे? आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे भाई साहब, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो तो भी क्या हुआ? आपने सेबी की एग्जाम पास करी? होती है क्या एग्जाम? हाँ, सेबी एग्जाम लेती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाकर देखो, वहां कई कोर्सेस मिलेंगे। वो कोर्सेस करने के बाद, सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही आप किसी को शेयर खरीदने और बेचने की सलाह दे सकते हो, क्योंकि सेबी नहीं चाहती कि उटपटांग लोगों की उटपटांग सलाह में लोगों को उटपटांग पैसे डूब जाएं, इसलिए सेबी रेगुलेट करती है। तो कभी भी शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में यूट्यूबर मत बन जाना, पकड़ ले जाएगी नहीं तो सेबी। इंपॉर्टेंट, it regulate the stock exchanges in India, it regulate the listed entities in India, it regulate the exchange of securities in India, and it regulate security transactions। एक मिनट, अगर 4 नंबर में लिखने को आ गया कि सेबी के बारे में क्या लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है लिस्टेड एंटिटी को, शेयर मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को, इंटरमीडियरीज को। हेलो, जो सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शंस इंडिया में होंगे, क्या बोला मैंने? जो सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शंस कहाँ होंगे? इंडिया में होंगे। उन ट्रांजैक्शन के नियम क्या होंगे, उनके कायदे क्या होंगे, उनके कानून क्या होंगे, वो भी कौन डिसाइड करेगी? सेबी। तो सेबी पर 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, तो आप बता दीजिएगा। देन कम्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पर तो आपको दीपक सर ने ही इतना बता दिया कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं जब इतने लंबे आदमी ने लंबे लंबे डिस्कशन कर डाले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, भारत का करेंसी निर्माता है,
भारत के बैंक मुद्रणालय जो हैं, जिन्हें हम बैंक नोट प्रेस कहते हैं, वो भी इसके अंडर में है। करेंसी कितनी होनी चाहिए और कितनी छापनी है, ये डिसीजन भी कौन लेता है? आरबीआई। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए इंटरेस्ट रेट क्या रखना चाहिए, ये भी कौन देखता है? आरबीआई। भारत में फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन कितना रखना है और कितना नहीं रखना है, ये भी डिसाइड करता है कौन? आरबीआई। हेलो। और ये जितने भी आप जीपे चला रहे हो, पेटीएम चला रहे हो, these all GPA, these all पेटीएम्स आर नथिंग बट दे आर नेशनल पेमेंट सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं, यूपीआई जो अपन चला रहे हैं। देन इंश्योरेंस सेक्टर को भी, क्रेडिट गारंटी सेक्टर को भी, सबको ये देखता है कौन? आरबीआई। इंश्योरेंस सेक्टर को देखने के लिए इरडा है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन डिपॉजिट के इंश्योरेंस को कौन देखेगा? ये क्या होता है डिपॉजिट का इंश्योरेंस? मैंने और तुमने अगर बैंक के अंदर अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट रखी है, मैंने और तुमने बैंक के अंदर अगर फिक्स्ड डिपॉजिट रखी है, तो उस फिक्स्ड डिपॉजिट का इंश्योरेंस होना जरूरी है, और बैंकों को उसका इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, ताकि कल से बैंक डूबे तो कम से कम जिसने अपने पैसे बैंक में रखे उसके पैसे ना डूबे, वो इंश्योरेंस कंपनी दे। तो उसे कहते हैं इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो जो DICGC है, क्या नाम है उसका? DICGC, डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कमीशन, वो भी किसके अंडर में है? दैट इज ऑल्सो अंडर द आरबीआई। बहुत घटिया चैप्टर है, दिमाग लगाना ही नहीं है, जो दिया है वो वहां लिखना है, इसलिए मैंने ये एक चार्ट बना के रख दिया है। जिस दिन आपकी क्या हो, रिवीजन करने की इच्छा हो, मस्त ये चार्ट देखो और बाहर हो जाओ। ये चार्ट अभी प्रिंट होके आ रहे हैं, आप सबको प्रिंटेड फॉर्म में बुक मिल जाएगी। गॉट इट? सभी को। नाउ, तो दिस इज नोन एज व्हाट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आता है अगला वाला, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में अगर कोई बंदा या कॉरपोरेट या इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म या LLP इंसॉल्वेंट होती है, तो उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को गवर्न करने के लिए जो एक एक्ट बनाया गया है, उसे कहते हैं इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। हेलो। भारत में इंसॉल्वेंसी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर एक बात और ध्यान रखें, वो ये कि हर एक्ट को गवर्न करने के लिए एक अथॉरिटी तो चाहिए। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को गवर्न करने के लिए, अरे आपको प्रिंट नहीं करना है, जिनके घर पे नोट्स पहुंचेंगे उनको पहुंच जाएंगे, आप कहां प्रिंट लगाने बैठोगे बेटा। दिस इज, अब पहली बात तो ये कि IBBI क्या है साहब? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, किस एक्ट के लिए? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन इंडिया के लिए। अब सुनो, भारत में जब इंसॉल्वेंट कोई होगा, एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलेगी कैसे?
इंसॉल्वेंसी का एक कोर्ट अलग होता है जिसका नाम होता है NCLT। क्या होता है, क्या नाम होता है? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट होता है। इस कोर्ट में जो वकील होते हैं उनका नाम होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। क्या नाम होता है? और जैसे वकीलों को बनाने के लिए एक संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसे ही इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को बनाती हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। हेलो, तीन चीजें बिल्कुल क्लियर कर लो। एक है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर क्या चलता है? जिसके अंदर चलता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके अंदर चलता है केस किसका? इंसॉल्वेंसी का। उस केस को लड़ने के लिए कौन होते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कौन पैदा करता है? तो वो पैदा करती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे ICAI। ICAI भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है जो आपको इंसॉल्वेंसी का कोर्स करवाती है और इंसॉल्वेंसी के एग्जाम दिलवाती है। फिर आप बन जाते हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और जब आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाते हो तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के बाद आप इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हो। इज दैट क्लियर? तो IP यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, IPA यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इन दोनों को गवर्न कौन करता है? IBBI, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन कौन गवर्न करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों को गवर्न करता है। साथ में एक तीसरी चीज और आती है। मान लो आप इंसॉल्वेंट हो, मैं आपके खिलाफ क्या चला रहा हूं? प्रोसीडिंग्स। अब मुझे यह जानकारी चाहिए कि आपने पिछले साल कितने लोगों के चेक बाउंस कराए, कहां कहां से आपके अकाउंट में पैसा आया, कहां कहां से आपके अकाउंट में पैसा गया। तो आपको मालूम है कि आधार कार्ड लिंक हो जाने के बाद और पैन कार्ड लिंक हो जाने के बाद आपके बैंक की एक 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 ट्रांजैक्शन की जानकारी सबको है। सबको नहीं, मतलब अथॉरिटीज को है। सबको नहीं है, अथॉरिटीज को है। यानी भारत में ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनके पास आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सारी सूचनाएं एक जगह पर हैं। ऐसी संस्थाओं को कहते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, IAU। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो कितनी चीजें हो गई? तीन। एक हुई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक हुई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, एक हुई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इन तीनों को गवर्न करने की जिम्मेदारी किसकी है? IBBI की है। हेलो, ये बताता है कि एक इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स कैसे होगी। हेलो, और दो ट्रिब्यूनल के अंदर केस चलते हैं, एक चलता है NCLT में और एक चलता है DRT में। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, DRT मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कितने ट्रिब्यूनल हुई? दो, एक हुई NCLT और एक हुई DRT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। 4 नंबर में आने के लिए उधारा बैठा हुआ है ये क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई यहां पे? 3। RBI, SEBI एंड IBBI, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। आइए अब आगे चलते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? तो सर, हमारे पास 3 तरीके के कोर्ट हैं। वी हैव 3 की 4, 4 कोर्ट हैं कि 3? पहला है
सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चौथा है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चौथा है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ये भी आते हैं, ये वाले एग्जाम में आया था। डिफाइन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इतना सा लिख के आना था। पहला, सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च न्यायिक अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जो है उस पर बैठते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर मेंबर्स। लेकिन इस वक्त केस की संख्याओं को देखते हुए 34 सदस्यों को शामिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। हेलो, सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी मेन बेंच कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। हेलो, बाकी तो बेंचेस होती हैं ऑल ओवर कंट्री में, बट होती वो सुप्रीम कोर्ट की हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें आपके पास कितने जज हैं? सब हमारे पास इस वक्त 34 इंडिविजुअल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाते हैं, उस पर वो सुनवाई करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने वाले लायक केस हैं तो वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ जाओ फिर वहां जाओ फिर वहां जाओ, आप डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, इसी तरीके से होते हैं हाई कोर्ट। और ये बात तो आपको मालूम है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, हेलो, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो आप मान के चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया तो दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स। वो सभी हाई कोर्ट्स पे क्या होगी? बाइंडिंग होगी। इज दैट क्लियर? Any judgment by Supreme Court is binding on all High Court. लेकिन any judgment of High Court is not binding on other High Court. अभी अपन समझते हैं हाई कोर्ट क्या होते हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट, हर राज्य में अपील लगाने की हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। क्या हर राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 25 हाई कोर्ट हैं और 6 स्टेट जो हैं वो सिंगल हाई कोर्ट ही इस्तेमाल कर रही हैं। हेलो, अभी हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, लेकिन 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक ही हाई कोर्ट, 6 स्टेट ऐसी हैं जो एक ही हाई कोर्ट को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट पर बंधनकारी नहीं होता, हालांकि रेफरेंस लिया जा सकता है। एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस ले सकता है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होता। हेलो, समझ में आया? हाई कोर्ट तो एक हुआ कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा हुआ कौन सा? हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट के नीचे एक और कोर्ट आता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो हैं वो क्रिमिनल लॉ में डील करते हैं। हेलो, सिविल लॉ में डील करने के लिए और क्रिमिनल लॉ में डील करने के लिए 2 अलग अलग कोर्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नॉर्मल केसेस डील किए जाते हैं, सिविल केसेस, और सेशन कोर्ट में डील किए जाते हैं कौन से केसेस? क्रिमिनल केसेस। फिर समझो, हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में अगर कोई अपराध होता है तो अपराध 2 तरीके के होते हैं, एक सिविल ऑफेंस, एक क्रिमिनल ऑफेंस। अगर फौजदारी का मामला है, क्रिमिनल ऑफेंस है,
तो सेशन कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। कहां होगी? सेशन कोर्ट में। और अगर सिविल लॉ है तो सिविल लॉ की सुनवाई कहां होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बिलो हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद सिविल लॉ एंड सेशंस जज डील विद क्रिमिनल लॉ। सेशन कोर्ट में किसकी सुनवाई होती है? क्रिमिनल लॉ की। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसकी सुनवाई होती है? सिविल लॉ। सिविल मतलब मैंने आपके पैसे खा के भाग गया, दैट इज सिविल। मैंने धोखाधड़ी करके आपके पैसे खा लिए, दैट इज क्रिमिनल। सिविल कोर्ट होगा तो कहां जाएगा? सिविल मैटर हुआ तो कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और क्रिमिनल मैटर हुआ तो कहां जाएगा? सेशंस कोर्ट में। लेकिन दोनों होते हाई कोर्ट के नीचे ही हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है और सेशन कोर्ट भी होता है। इसीलिए तो अपन कहीं से भी निकलते हैं तो वहां लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। आपने बोर्ड पढ़ा होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय। इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है और सेशंस कोर्ट भी है। देन 2 करोड़ रुपए तक के केसेस डील किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने केस डील किए जाते हैं? 2 करोड़ तक के। ओके। इसके बाद आते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। कौन से कोर्ट्स? जो सिर्फ कहां होते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कहां पे एस्टेब्लिश होते हैं? मेट्रो सिटीज में। और मेट्रो सिटीज में यानी 30 लाख से ऊपर के पॉपुलेशन में। और मेट्रो सिटीज में ये जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, दे आर एस्टेब्लिश्ड विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन होने के बाद ही क्या होते हैं? ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह पावर रखता है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही जो है वो इस पर्टिकुलर कोर्ट में अपना न्याय देते हैं। सो दीज एस्टेब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज पावर लाइक चीफ जस्टिस, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट भी होते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ना जाने क्यों ये चैप्टर आपके मॉड्यूल में डाला गया, आधा अधूरा चैप्टर बना करके डाल दिया। तो इसको आप कितना भी पढ़ लोगे आपको कंप्लीटनेस फील होने वाली नहीं है। आपको हमेशा ये लगेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया गया है। तो आइडिया देने के हिसाब से ही उन्होंने ये पर्टिकुलर क्या बनाया था? चैप्टर। हेलो, देयर आर, दिस इज नोन एज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या क्या देखा इसमें? लॉ क्या होता है, सोर्सेस ऑफ लॉ क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, टाइप्स ऑफ लॉ कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉ में हमने ज़्यादा अभी देखा नहीं था, लेकिन उसके बाद हम आए थे किस पर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब आज आप मेरी बुक में से, मतलब जो बुक आपको दी गई है उसमें से पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना है। जो बुक मैंने दी है उसमें से पूरा चैप्टर एक बार पढ़ के बांध कर रख दो। 5 नंबर अपने पक्के हो गए। हेलो, 2 दिन 5 नंबर, और ये चैप्टर ऊपर रख दिया जाए। एग्जाम के पहले एक बार और रिवीजन करने के लिए मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, आप उसका रिवीजन भी कर लेना। तो यहां जाके खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 1। अभी हम छोटे छोटे टारगेट सेट करके आगे बढ़ रहे हैं। पहला टारगेट हमने ले लिया था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब हम चालू करेंगे एलएलपी एक्ट। कितने नंबर का? 7। एलएलपी एक्ट के बाद हम आएंगे कंपनीज एक्ट। वो कितने मार्क्स का है? कम से कम 15 से 20 नंबर का है। उसके बाद हम किस पे आएंगे? सोगा, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ
गुड्स एक्ट, जो भी है कितने का, 15 से 20 मार्क्स का। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब बाकी की बात चालू करते हैं। कल से नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप